हर युद्ध में कोई विजेता होता है, कोई हार जाता है। इतिहास किसी को नायक बनाता है तो किसी को खलनायक बनाता है, लेकिन हर युद्ध की एक कीमत होती है और वो कीमत वो लोग अदा करते हैं जो खुद युद्ध में शामिल नहीं होते। रूस की सेना जब यूक्रेन की राजधानी कीव पर नियंत्रण की लड़ाई छेड़ चुकी है, 3 तरफ से यूक्रेन पर हवाई हमलों के बाद जब रूसी सेना कीव के भीतर दाखिल होने की कोशिश कर रही है, तो आज रूसी मिसाइल कीव के एक रिहायशी अपार्टमेंट पर गिरती। यूक्रेन ने इसकी तुलना 9/11 के हमलों से की। यह अपार्टमेंट कीव एयरपोर्ट के पास है। इस हमले के बाद वहां अफरा तफरी मचती है, चीख पुकार होती है और मानवीय संवेदना को झकझोर देने वाले दृश्य सामने आते हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले का आज तीसरा दिन है और ऐसी तस्वीरों को देखने के बाद दुनिया के ऊपर जिम्मेदारी आ चुकी है कि वो इस युद्ध को रोके। विवाद को हल करने के लिए पहले शांति जरूरी है। रूस और यूक्रेन के इस संकट में क्या संवाद का पुल भारत बन सकता है? आज राष्ट्रवाद में इसी मुद्दे पर हमारी चर्चा होने वाली है। यूक्रेन में जब घमासान मचा है, संग्राम है, तो भारत क्यों बड़ी पहल कर सकता है? इसे आपको बताऊं उससे पहले आज यूएनएससी में क्या हुआ, इसे आपको समझा देते हैं। यूएनएससी में आज रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव आया। इस प्रस्ताव के पक्ष में मौजूद 15 सदस्यों में से अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, अल्बानिया, ब्राजील, गबोन, घाना, आयरलैंड, केनिया और मैक्सिको और नॉर्वे ने वोटिंग की। वोटिंग ना करने वालों में 3 देश रहे, भारत, चीन और यूएई। प्रस्ताव के खिलाफ रूस ने वीटो लगा दिया और इस वीटो से प्रस्ताव गिर गया। रूस के पास वीटो पावर होने से प्रस्ताव महज एक खानापूर्ति ही नजर आता है। लेकिन सवाल ये कि भारत का वोटिंग से दूर रहना क्या सही कूटनीति है? सवाल ये कि यूक्रेन संकट पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर प्रभाव डाल सकने वाले विश्व नेताओं में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों पक्षों को स्वीकार हो सकते हैं। पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी से बात कर यूक्रेन हमले पर रूस का पक्ष रखा भी है। भारत की इस खास पोजीशन को अमेरिका भी स्वीकार करता है। अमेरिकी विदेश प्रवक्ता के मुताबिक जो नेस्ट प्राइस हैं, उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि भारत रूस संबंध हमारे और रूस के संबंधों से अलग तरह का है। यह बिल्कुल स्वीकार्य है। नेट प्राइस ने आगे कहा कि भारत और रूस के बीच रक्षा और सुरक्षा क्षेत्रों समेत गहरे संबंध हैं। हमने हर उस देश से जिनके संबंध हैं और जो सकारात्मक तौर पर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उनसे अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने के लिए कहा है। यूएनएससी में भारत ने रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पर वोटिंग नहीं की, लेकिन किसका मतलब यह नहीं कि हिंसा पर भारत ने आंखें मूंद ली हैं। भारत ने साफ कहा कि यूक्रेन की घटनाओं से भारत परेशान है। वोटिंग से दूर रहने की वजहों को गिनाते हुए भारत ने कहा कि कूटनीति का रास्ता छोड़ा गया और विवाद सिर्फ और सिर्फ बातचीत से ही हल होते हैं। तो इन तमाम समीकरणों को आपको बताने के बाद अब आज के सवाल आपको बताते हैं कि राष्ट्रवाद में आज के सवाल क्या है। राष्ट्रवाद का पहला सवाल है कि क्या रूस के खिलाफ भारत का वोटिंग ना करना एक सही कूटनीति है? राष्ट्रवाद में आज का सवाल है कि क्या यूक्रेन संकट पर भारत संवाद का पुल बना सकता है? राष्ट्रवाद में सवाल ये कि यूक्रेन संकट पर गुटनिरपेक्षता क्या भारत के हितों की रक्षा करने के लिए जरूरी है? इन्हीं तमाम सवालों के साथ जो खास मेहमान हमारे साथ आज हम का तारुफ कराते हैं, शहजाद पूनावाला हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। गजेंद्र सिंह सांकला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। कर्नल अनिल दुहान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। मेजर जनरल जीडी बख्शी हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ। और सुशांत सरीन हमारे साथ हैं, सामरिक मामलों के जानकार हैं। बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। बख्शी साहब, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगा कि भारत का वोटिंग ना करना, वोट में हिस्सा ना लेना, कैसे आप इस कदम को देखते हैं? देखिए, मेरी राय में तो ये बहुत सोचा समझा नपा-खुला कदम है। रूस 70% हमारे जो बहुत ही टेक्निकली एडवांस्ड वेपन्स हैं, आपके Su-30 जहाज, आपके सबमरीन, आपके फ्रिगेट, आपके MiG-29, आपके S-400, ये सब रूस से आते हैं। अमेरिका से भी आपके अच्छे ताल्लुकात हैं। तो आप दोनों के बीच में तटस्थ नीति अकलमंदी ही लगती है। चीज जब हमको कहा जा रहा है कि नहीं साहब, आप जो है
आप, हाँ, हमको कहा जा रहा है कि आप साहब जो है, आप आप इस पे फैसला लीजिए, एक मॉरल पोजीशन अडॉप्ट करिए। आप मुझे ये बताइए, जब चीन हमारे पे आक्रमण था लद्दाख में, तब क्या अमेरिका ने पोजीशन की थी? वो बिल्कुल। जहां तक हमारा यूक्रेन के साथ रिश्ते नातों का सवाल है, जी बड़ी सीधी बात यह है कि यूक्रेन पाकिस्तान को T-80 UD टैंक सप्लाई कर रहा था। उसने हमारे खिलाफ वोट किया कश्मीर के ऊपर। उसने जो है वो जब हम पे न्यूक्लियर हमने टेस्ट किया तो हम पे सैंक्शंस का सपोर्ट किया। तो साहब, अब जब उसकी जान पे आन बढ़ी है तो उसको भारत का सहयोग चाहिए। हमको अपने राष्ट्र हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए और तटस्थ ही रहना चाहिए। कर्नल दुवन, आप इत्तेफाक रखते हैं बख्शी साहब जो कह रहे हैं? मैं किसी हद तक जनरल बख्शी सर की बात से मैं सहमत हूं कि नेशनल इंटरेस्ट सर्वोपरि है, चाहे वो कोई भी देश हो। लेकिन ये कहना कि वोट ना करना, उससे मैं थोड़ा सहमत नहीं हूं। रीजन बीइंग, अगर आप देखें तो ये ऐसा लगता है कि ये वर्ल्ड की पावर पॉलिटिक्स की लड़ाई हो गई है। नंबर 2, जब चाइना हमारे देश में घुसा तब हमारे साथ कोई खड़ा हुआ नहीं दिखाई दिया। नेक्स्ट, अगर आज हम कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री साहब नरेंद्र मोदी साहब इस चीज में मध्यस्थता करें, तो ये भी देखने वाली बात है कि मध्यस्थता के लिए बोल कौन रहा है। कौन देश ऐसे हैं जो मध्यस्थता के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और रशिया के साथ जो हमारे संबंध रहे हैं वो कोई 5, 7, 10, 15, 20 साल के नहीं हैं। वो रिलेशन हमारे आजादी के बाद से हैं। यूक्रेन के बनने के बाद हमने ये देखा है कि यूक्रेन हमसे ज्यादा हमारे पड़ोसियों का दोस्त ज्यादा रहा है। बिल्कुल। तो मेरा ये मानना कि मध्यस्थता करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, वो चीज एक पॉलिटिकल डिसीजन है जी। बट एज अ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर मैं ये कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी को, हमारी सरकार को आज की तारीख में नेशनल इंटरेस्ट सर्वोपरि रखकर जी, जो भी उनको लगता है कि चाहे वो यूएस और नाटो के साथ जाएं या यूक्रेन के साथ जाएं, चाहे रशिया के साथ जाएं, बट वो इस चीज को ध्यान में रखें कि नेशनल इंटरेस्ट किसी भी तरह से कंप्रोमाइज। मैं इस पर शहजाद पूनावाला का कमेंट लूं, उससे पहले छोटा सा कमेंट सुशांत सर में जानना चाहूंगा आपसे कि क्या वोट कर देना नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ होता अगर आप कोई भी साइड चुनते? देखिए, जो सरकार है उसने यही समझा कि इस मौके पर कोई आपके ऊपर ऐसी मजबूरी नहीं थी कि आप किसी एक साइड का पक्ष में वोट करें जी। और इस समय आप अगर बीच का रास्ता अडॉप्ट करें वही बेहतर है। यार मेरे को एक चीज बताओ ना, हमारा तो इंटरेस्ट है, गैबोन का क्या इंटरेस्ट है रूस में? 50 और मैं आपको देश गिनवा देता हूं, दे हैव नो स्किन इन द गेम। उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। वो जिस तरफ उनका इंटरेस्ट है उन्होंने उस तरीके से वोट किया जी। हमारा तो दोनों तरफ इंटरेस्ट है ना, नंबर 1। नंबर 2, मुझे कोई ये बताए कि अगर पश्चिमी जो देश जो हमसे चाहते हैं कि आप एक वोट करें और एक पर्टिकुलर तरीके का वोट करें, वो चाहते हैं कि हम चौधरी बने, भाई आप तो पहले करें ना। जहां पर आपके हित इंपैक्ट करते हैं प्रतिबंधों को लेकर के, वहां पर तो आपने वहां पर छूट दे दी। जहां पर आपके नहीं हित इंपैक्ट करते उस लिहाज से, वहां पर आपने प्रतिबंध लगा दिए। आप हमसे चाहते हैं कि हम अपना सर ओखली में दे दें। हो सकता है आगे चल के ये मौका आए कि हमारे को एक पक्ष लेना पड़े जी, लेकिन इस समय वो मौका नहीं आया। आगे चल के देखते हैं कि क्या होता है जी। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। उस समय जिस तरीके के हालात होंगे उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, यानी भारत को एक पक्ष लेना हो सकता है लेकिन वो पक्ष लेने का वक्त अभी नहीं है आपके मुताबिक। लेकिन शहजाद पूनावाला शायद नहीं है मेरे जी शहजाद, लेकिन सोशल मीडिया पर जो रिएक्शंस हम लोग पढ़ रहे हैं लोगों के, उनका कहना यह भी है कि भाई आप नेशनल इंटरेस्ट की सुरक्षा कीजिए, बहुत बेहतर बात है, लेकिन मानवीय पक्ष को तो सोचना होगा ना। यूक्रेन में आज के तारीख में जो हो रहा है, लगातार लोग पलायन कर रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, आम लोग मारे जा रहे हैं। क्या ऐसे में धर्म नहीं होता कि उनको बचाया जाए अगर आप उस हैसियत में हैं तो? एक मिनट शहजाद, से पहले मैं एक शब्द कहना चाहूंगा जी।
जिनको मानवीय अधिकारों का इतनी चिंता है, तो जब अमेरिका बहादुर और ये जितने पश्चिम के देश थे अफगानों को छोड़ के आ गए थे वहां से और तालिबान के हत्थे उनको चढ़ा दिया था, तब वो मानव अधिकार कहां गए थे? तो मतलब कि मैं आपको 500 और एग्जांपल दे सकता हूं जी। ये हमारे लिए नसीहत बची है। बिल्कुल ठीक बात, इतिहास में दर्ज है जो मानव अधिकार का डंडोरा पीटते रहते हैं दुनिया भर में। ठीक बात है। शहजाद, क्या वोट करने से ही नैतिक पोजीशन ली जा सकती है, ऐसा कहीं पर लिखा है क्या? मुझे लगता है कि वोट न करते हुए भी आज भारत ने व्यावहारिक अपने हितों को और नैतिक हितों को दोनों को आगे किया है। अगर आप भारत का जो स्टेटमेंट है उसको पढ़ेंगे, हमने स्पष्ट तरीके से कहा है कि हिंसा को तुरंत प्रभाव से खत्म करना चाहिए। जब व्लादिमीर पुतिन जी का फोन भी आया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, तो स्पष्ट शब्दों में हिंसा को रोकने की बात कर दी गई थी। हाँ, परंतु जहां तक वोट करके एक पोजीशन लेने की बात है, तो वो पोजीशन तो हम केवल तभी लेंगे जब हमारे लार्जर नेशनल इंटरेस्ट के पैमाने पर उसको लेने की जरूरत पड़ेगी। जहां तक सवाल है मॉरल इंटरेस्ट का, तो मॉरल इंटरेस्ट को आज अपहोल्ड करते हुए हमने पोजीशन लिया है। और देखिए, सरकारें आती है जाती है, परंतु देश का हित, राष्ट्र हित हमेशा वही रहता है, बदलता नहीं है। मुझे याद आ रहा है यूपीए के जमाने में, आनंद जी, उस समय जब क्राइमिया का एनेक्सेशन किया था रशिया ने, तो यूपीए की सरकार ने उस समय के हितों को देखते हुए खुलकर रशिया का समर्थन किया था। आज एक अलग बात है कि मनीष तिवारी हमें लेक्चर दे रहे हैं कि पुराने दोस्त गलती करे तो पुराने दोस्तों को आप जाकर पाठ पढ़ाइए, उनको बताइए कि सही रास्ता क्या है। मुझे लगता है कि राष्ट्र हित को हम ऊपर रखते हैं। ये देश हित जो है वो पार्टियों के सत्ता और विपक्ष में बैठने से नहीं बदलते। यहाँ पर मेरे से ज्यादा अनुभवी लोग भी बैठे हैं और मुझे लगता है भारत ने वहां के मानवीय पक्ष को देखते हुए भी और जो हमारे राष्ट्र हित है उनको देखते हुए जो सबसे स्पष्ट एक तरीका था उसको अपनाया है। और इसमें हमें कोई संकोच की बात नहीं है। हमें गर्व है कि भारत की सरकार ने एक बहुत ही कैलिब्रेटेड स्टैंड लिया। गजेंद्र सिंह सांकला भी ऐसा सोच रहे हैं? सर, मैं रिएक्शन से ले लेता हूं। गजेंद्र सिंह सांकला जहां जो मेहमान बैठे हैं, उनके सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो प्रासंगिक नहीं है, उनकी कोई प्रासंगिकता वो सर डिबेट का अगर हिस्सा है तो प्रासंगिक हैं और विपक्ष की आवाज है। वो डिबेट में बोलते रहे या ना माने, देश के पटल पर पड़ेगा सर उनको। हाँ, देश के पटल पर राजनीति नहीं होती, राष्ट्रनीति के मामलों पर। ठीक बात है। गजेंद्र सिंह सांकला, सर अब आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं का कितना बड़बुलापन है। जिस पार्टी ने देश को 60 साल तक नेतृत्व दिया है, जिसने इस देश को एकजुट रखा है, देश की आजादी का आंदोलन लड़ा है, देश को आजाद किया, देश का नवनिर्माण किया, उनके लिए इस तरह के ओछे और अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करना ये निहायत। चाइना के साथ एमओयू साइन करके आ गए आप। निहायत चाइना के साथ एमओयू साइन करने वाली पार्टियों से हम क्या बोले? उचित नहीं है। तो इस तरह की बात करना किसी भी रूप में उचित नहीं है। जो कुछ दिन पहले कांग्रेस के तड़वे चाटते थे, वो आज जाकर के दूसरी पार्टियों मेरे व्यक्तिगत इतिहास को छोड़ के आप अपने इतिहास को नहीं खंगालेंगे ना हम लोग। आज की बात कर लेते हैं। ये मुद्दा किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं है ना, ये आपके नेशनल इंटरेस्ट की बात हो रही है। भारत वैश्विक पटल पर जो कूटनीतिक कदम आगे बढ़ा रहा है उसकी बात हो रही है। लेकिन जानबूझकर मुझे ये बात कहने पर मजबूर किया गया कि मुझे बात ये कहनी पड़ी। और जहां तक सरकार का स्टैंड है, मैं ये मानता हूं कि सरकार ने देश के हित में ही स्टैंड लिया होगा। जो सरकार आज की तारीख में स्टैंड ले रही है उसमें कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ है। लेकिन इस को बोलिए, सरकार को कम से कम ये नसीहत जरूर मिल गई होगी कि सारे दिन हिंदू और मुसलमान का जहर फैला करके जो आप देश के अंदर प्रतिद्वंदता उत्पन्न कर रहे हो, ये दोनों चीजें गजेंद्र सिंह सांकला एकदम अलग अलग है ना सर। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी प्लेटफॉर्म मिले तो हर जगह आप एजेंडा साबित करने की कोशिश कर लें कि देश के अंदर शांति। सांकला साहब, ऐसा नहीं हो सकता ना कि कोई भी प्लेटफॉर्म सांकला साहब को दिया जाए तो वो सिर्फ रटा रटाए भाषण या जो नैरेटिव सेट करना खाली उसी की बात करें। मैंने बहुत जिम्मेदारी, अगर हम लोग आज एक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की बात करें तो उसमें आप ये तमाम आक्षेप छोड़ दीजिए ना सर। के हम साथ है। हाँ, उस सरकार, ये बात आपने ठीक कही है, ये बात आपने ठीक कही है। मेरे ख्याल से उन विरले मौकों में से एक है ये मौका जबकि विपक्ष सरकार के साथ खड़ा हो रहा है, भले इंडिपेंडेंट। किस तरह से आज वहां के माहौल को देख करके भारत के नौजवान भी वहां पढ़ने गए, हाँ। किस तरह की आतिताई का शिकार। लेकिन सांकला साहब, ये है कि ये आपका इंडिपेंडेंट लाइन है, ये पार्टी लाइन है, क्योंकि पार्टी लाइन के मुताबिक तो फिर मनीष तिवारी कुछ और कह रहे हैं।
सबक जरूर लेना चाहिए भारत की सरकार को कि देश के अंदर शांति और अमन रहेगा तभी तरक्की है। ठीक है, और ये जहर फैलाना बंद करो। जी। हर बात में हिंदू और शहजाद, मैं आपके पास में लौट रहा हूं। जीडी बख्शी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। बख्शी साहब, देखिए साहब, मैं बड़ी सीधी बात कर रहा हूँ एक सैनिक की हैसियत से। न्यूक्लियर सबमरीन हमको कौन लीज करने को तैयार? केवल और केवल रूस। तो उसने अपना जो आपको स्टेल्थ फाइटर है Su-57 वो उसने ऑफर किया। क्या अमेरिका पैसे के मोल पर भी आपको न्यूक्लियर सबमरीन देने को तैयार है? नंबर 1। क्या अमेरिका पैसे के मोल पर भी आपको F-35 लाइटनिंग देने को तैयार है, जो वो जापान को दे रहा है, वो और साउथ ईस्ट एशियन देशों को दे रहा है, वो ऑस्ट्रेलिया को दे रहा है, आपको नहीं दे रहा? तो साहब, हम एक जाके रूस को लात लगाएं, हम जाके रूस को घुड़की दिखाएं, आंखें दिखाएं, नुकसान किसका होगा? हमारा। कल चीन के साथ झड़प होती है, आप समझते हैं अमेरिका को कोई बूट्स ऑन द ग्राउंड भेजेगा? जो अफगानिस्तान से भाग लिया, जो यूक्रेन में जिसने साफ मुकर गया, सैंक्शन ही सैंक्शन की बात हो रही है, वो रूसियों को आखिरी यूक्रेनियन तक लड़ना चाहते हैं। दे विल फाइट द रशियंस टू द लास्ट यूक्रेन। हाँ, मरवा देंगे उनको जी। लेकिन जो रूस ने वीटो पावर का इस्तेमाल इसमें किया सर, उसके ऊपर मैं सुशांत सर का कमेंट चाहूंगा, लेकिन उससे पहले शहजाद कुछ कहना चाहते हैं। शहजाद, अपनी बात पूरी कीजिए सर। आप मुझसे बोल रहे हैं? नहीं, मुझसे कह रहे हैं आप? जी शहजाद। देखिए अनंत जी, मैं आपको फिर से स्पष्ट कर रहा हूं, भारत हमेशा मानव अधिकारों के लिए बात उठाता है, उठाता रहेगा, और जो सही फोरम पे सही निर्णय के उठाना है जो है वो हमारे राष्ट्र हितों के हिसाब से तय होगा। मानव अधिकार के बारे में हमने बात हमेशा उठाई है और आज भी उठाई है जब हमने एब्सटेन किया है, परंतु एब्सटेंशन को या केवल एक वोट को ही हमारे मानव अधिकार के पोजीशन से जोड़ना, ये एक तो बेईमानी है, क्योंकि मैं आपको हजारों ऐसे इंस्टेंस गिना सकता हूं कि देशों ने मानव अधिकार के लिए बोला है पर उन्होंने एब्सटेन किया है, तो क्या वो मानव अधिकार के लिए नहीं बोल रहे? दूसरी बात, आज हमारे देश की प्रथम प्राथमिकता जो 2014 के बाद से रही, अगर कोई भी भारतीय दुर्भाग्यवश किसी जगह पर कॉन्फ्लिक्ट जोन में फंसता है, चाहे वो इराक की हमारी नर्स बहनें हो, चाहे वो यमन में भारतीय ही नहीं बल्कि फॉरेन नेशनल्स हो, वो अन्य देश हो, मोदी जी की सरकार उनके लिए पहले से प्लानिंग करती है। इस विषय में भी जनवरी से प्लानिंग चल रही थी, पूरी सूची तैयार की गई, एडवाइजरी पर एडवाइजरी दी गई, कुछ लोगों ने एडवाइजरी मानकर 4000 बच्चे आ गए थे, जो नहीं आए उनके लिए प्लेन भेजकर उनको 4 देशों के बॉर्डर पर निकालकर क्या वीजा उनकी मूवमेंट करके, ये मोदी सरकार ही है जो हर एक भारतीय नागरिक को बिना कोई खर्च के वापस लाएगी और सुरक्षित वापस आएगी। और हमारे लिए प्राथमिकता, आज की प्राथमिकता केवल इतनी है। दूसरे हमें लेक्चर देना चाहे सोशल मीडिया पर, वो स्वतः है, उनके खुद के पूर्व के कृत्य उनके सामने है, परंतु आज हमारी जो राष्ट्रीय हित है उसके हिसाब से हमने फैसले लिए हैं, इसमें हमें कोई संकोच की बात नहीं है। जो आगे की बातें हैं, मुझे लगता है कई सारे एक्सपर्ट बैठे हैं, वो खुलकर भी बोल सकते हैं, क्योंकि मैं सरकार का प्रतिनिधित्व करता हूं। कुछ बातें कहनी पड़ती है और कुछ बातें जो नहीं कही जाती है उसमें भी बहुत कुछ कह जाते हैं लोग। ठीक है, लेकिन सांकला साहब, आपने कहा कि कांग्रेस इस सरकार के इस मामले के साथ, इस कदम के साथ है। मनीष तिवारी की अगर आप ट्विटर की टाइमलाइन पूरे देखेंगे तो वो तो कह रहे हैं कि भाई there comes a times when nation needs to stand up, not stand aside. नहीं, उन्होंने कुछ सोच करके कहा होगा, ये उनका कथन है। वो अब सर हम आधिकारिक फिर कमेंट किसका माने? मनीष तिवारी जो ट्विटर पर लिख रहे हैं, गजेंद्र सिंह सांकला टीवी पर कुछ और बोल रहे हैं। अब दोनों का आप बोलेंगे, उनका कथन है, उनका स्टैंड है। ये मामला दो नेशन के बीच का जुड़ा हुआ मामला है और हम सरकार के साथ इस स्टैंड पर खड़े हैं, क्योंकि इस स्टैंड की आगे की जो स्थिति आएगी उस पर कुछ विवेचना करने की आवश्यकता होगी। अभी हाल फिलहाल के अंदर इसमें कोई विवेचना करने की आवश्यकता नहीं है। जो सरकार स्टैंड ले रही है, हम उस स्टैंड के साथ हैं। सर, मनीष तिवारी कह रहे हैं कि आई सिंसियरली विश इंडिया हैड वोटेड इन सॉलिडारिटी विद पीपल ऑफ यूक्रेन एट यूएनएससी यू आर फेसिंग एन अनप्रेसिडेंटेड एंड अनजस्टिफाइड अग्रेशन।
तो गजेंद्र सिंह सांकला जो आज टीवी पर कह रहे हैं उससे ठीक 6 घंटे पहले मनीष तिवारी जो ट्वीट कर रहे हैं, वो दोनों स्टैंड अलग अलग हैं। सर उन्होंने तो रेस्पेक्ट के वो लेकर के ये बात कही होगी, लेकिन इस स्थिति के अंदर जो मेरा मानना है वो ये है, ये इंटरनेशनल बैटर है और इंटरनेशनल बैटर के अंदर जल्दबाजी से बयान देने की बजाय सोच समझ करके सरकार ने अगर ये तय किया है तो एक बार सरकार को इसकी निपुणता पर पहुंचने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। इसकी विफलता पर पहुंचने का कहा आपने। स्टेटमेंट देकर के हमें आपस में इन इंटरनेशनल मुद्दों के ऊपर आपस में चर्चा करके माहौल को खराब नहीं करना चाहिए। किसी को गलत संदेश जाए कि भारत के अंदर पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर इश्यू को लेकर के अलग अलग विवाद है, ये अच्छी बात नहीं है। आप कमाल बात कर रहे हैं सांकला साहब, लेकिन आज मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं, लेकिन आप कमाल बात कर रहे हैं। आज अभी तक इतने बेइंतहा मुद्दे ऐसे रहे जिनके ऊपर हमें देश को जरूरत थी कि विपक्ष और पक्ष साथ में आकर खड़ा हो। आप लोग इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर पहुंचते थे देश की बुराइयां करने के लिए, उनके लूपहोल्स को निकालने के लिए, तब वो चीजें याद नहीं आती थी। आज आपको डबल स्टैंड दिखा दिया गया कि मनीष तिवारी कुछ और कह रहे हैं, सांकला साहब कुछ और कह रहे हैं, तो आज आपको सॉलिडारिटी याद आ रही है। कहते हैं सरकार नहीं माने उसका हम क्या करें। आपको पता है चाइना अंदर आकर के चाइना ने कब्जा कर लिया, ये वहां का एमपी कह रहा है अंदर सड़कें 3-3, 4-4 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश के अंदर सड़कें बढ़ा ली, और ये सरकार के कानों पर जू नहीं रखती। सरकार ना सुनना चाहती है ना समझना चाहती है, उसका हम क्या करें। बिना लड़े ही कांग्रेस ने भी जमीन खोई है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कांग्रेस ने जंग लड़के जमीन खोई है और भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने बिना कोई जंग लड़े हुए अपनी जमीन चाइना को हरवा दी और चाइना के कब्जे करवा दी। ये बात शहजाद इसके बात का जवाब दे दें, उसके बाद मैं ठीक चलूंगा सुशांत सरीन के पास। शहजाद देखिए, यहाँ पर कई सारे एक्सपर्ट बैठे हैं, मिलिट्री के भी लोग बैठे हैं, इनको जरा पूछिए 2013 में 640 स्क्वायर किलोमीटर पर चाइना ने कब्जा किया था, कौन सी युद्ध लड़ रहे थे? जिन्होंने अक्साई चीन दे दिया, जिन्होंने भारत के आर्थिक हितों का ऐसा समझौता किया आरसेप के माध्यम से कि $1 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट सीधा जाकर 34 बिलियन 35 बिलियन डॉलर हो गया था। शहजाद मेरे ख्याल से आपका फ्रेम फ्रीज हो रहा है, वापस कोशिश करेंगे आपसे संपर्क करने की। लेकिन सरीन साहब मुझे एक बात बताइए कि लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई ये जो वोटिंग की गई ये सिर्फ एक खानापूर्ति सरीखी थी। अगर रूस के पास ये वीटो था जिसका इस्तेमाल करके वो उस पूरे प्रस्ताव गिरा सकता था, तो प्रस्ताव की जरूरत क्या थी? नहीं, वो तो कूटनीति थी ना, ये तो संयुक्त राष्ट्र की कूटनीति है। और जब भी संयुक्त राष्ट्र में कोई भी सुरक्षा परिषद का जो स्थायी मेंबर है उसका केस आता है, तो अक्सर अगर उसके खिलाफ केस जा रहा हो तो वो तो वीटो होता ही होता है। तो लेकिन फिर भी कूटनीतिक तौर पर एक लिहाज से रूस के लिए एम्बैरेसमेंट तो हुई है, क्योंकि 15 देशों में से 11 ने उसके खिलाफ वोट किया है, 3 ने उसके एब्सटेन किया है। लेकिन उन 3 में भी भारत ने जो पोजीशन ली, और शहजाद बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, तमाम चीजों को भारत ने निशानदेही कर दी है। भारत ने कहा है कि भाई आप हिंसा रोकिए वहां पर, भारत ने कहा है कि आप किसी भी दूसरे राष्ट्र की प्रभुसत्ता के ऊपर आप हमला कर रहे हैं, भारत ने कहा है कि कूटनीति विफल करी है आपने, डिप्लोमेसी को फेल किया है आप लोगों ने, और भारत ने कहा कि भाई हम अपने जो लोग हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनको निकालना चाहते हैं। तो भारत ने तो अपना पक्ष पूरी तरीके से रखा, लेकिन हमने ये डिसाइड किया कि अभी हम एब्सटेन ही करें तो बेहतर रहेगा हमारे लिए। देखिए, जहां तक मनीष तिवारी जी की राय है, अपनी जगह ठीक है उनकी बात पर, लेकिन उनकी ये व्यक्तिगत राय है। मैं तो ये चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की औपचारिक राय क्या है। क्या सांकला साहब उस राय को आगे हमारे सामने पेश कर रहे हैं कि ये सांकला साहब की अपनी व्यक्तिगत राय है, जैसे मनीष तिवारी की है? और अभी तक मैंने तो नहीं देखा कि कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल पॉलिसी क्या है इस मामले के ऊपर। पहली बात। दूसरी चीज ये कि सांकला साहब थोड़ा सा उसमें डंडी मार गए, क्योंकि कश्मीर का बहुत बड़ा हिस्सा तो जंग लड़ने से पहले ही खो चुके थे ये अक्साई चेन वाला, और बाकी भी बहुत सारा हिस्सा ये खो चुके थे। जंग तो बहुत बाद में इन्होंने लड़नी शुरू की। और नेहरू जी का तो कमेंट है कि जैसे सांकला साहब का सर है और वैसे जैसे मेरा सर है, तो उन्होंने ये कहा था कि उस जगह से तो हमको कुछ लेना नहीं, क्योंकि वहां पर तो एक ब्लेड ऑफ ग्रास नहीं उगता जी। तो ये भी इतिहास के पन्नों में तो लिखी हुई है ना, दर्ज है ये बात। तो लेकिन देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी अब एक ऐसे मुद्दे के ऊपर जिसमें राष्ट्रहित इन्वॉल्व है,
एक रिस्पॉन्सिबल अप्रोच लेती है तो मेरे ख्याल उसका स्वागत करना चाहिए, उसकी आलोचना करने की जरूरत नहीं है हमारे को ना। उनको एक व्यंग कसने की जरूरत है कि पहले आप ऐसे बोलते थे। देर आए दुरुस्त आए। अब देर आए दुरुस्त आए भी अगर होता तो सर हम कोई बात ना होती चर्चा की। अगर कांग्रेस के एक ही पार्टी के दो नेता अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग भाषण दें या अलग अलग बात कहें तो समझने वालों को दुविधा होती है कि भाई ऑफिशियल स्टैंड क्या है, ये है या ये है, क्योंकि एक बहुत सहज तरीका होता है किसी भी प्रवक्ता की किसी नेता की बात को नकारने। क्या सर, आपकी आवाज सुन नहीं पाया? ये तो सांकला साहब से पूछिए, उनके पास में जाऊंगा, लेकिन उससे पहले सर मैं अनिल दुहन के पास जाना चाहूंगा। सर अनिल दुहन जी, मुझे बताइए जरा कि आज की तारीख में ये कहना कि भारत एक संवाद का पुल बन सकता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वैश्विक कद वो है कि वो संवाद कायम दोनों देशों के बीच में करा सकते हैं, क्या ये सही है गलत? हमारे खुद के देश में विपक्ष की पार्टियों से या किसी भी एजिटेटर से या किसी भी दूसरे ग्रुप से अगर इस सरकार ने कोई बातचीत या वार्तालाप के रास्ते खोले हों जी, तो आई एम श्योर कि उस एक्सपीरियंस को लेकर ये अंतर्राष्ट्रीय पटल पर मध्यस्थता कर सकते हैं। लेकिन अगर सरकार ने आज तक कोई इस तरह का उदाहरण पेश ही नहीं किया, चाहे वो वन रैंक वन पेंशन एक्स सर्विसमैन वाले हों, चाहे वो सीए वाले हों, चाहे वो फार्मर एजुटेशन हो, चाहे वो कोई भी हो जी, आज मैंने तो पिछले 7-8 साल में नहीं देखा, या हो सकता है मेरे से मिस हो गया हो, बट इस तरह का एग्जाम्पल मैंने देखा नहीं। हाँ, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट अनंत जो मैं समझता हूं वो ये है कि वोट ना कर, सरकार के अपने कारण होंगे जो बड़े जायज कारण होंगे जी, बट वोट ना करने से कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाले दिनों में भारत आइसोलेट हो जाए, यूएस, नाटो, रशिया इनसे आइसोलेट हो जाए, इनकी दोस्ती में कुछ या रिलेशंस में कुछ। सुशांत सरीन कुछ कहना चाह रहे हैं आपके इसी कमेंट को लेकर के, उनको मेरे ख्याल से आपत्ति इस बात को लेकर के। सर सुशांत जी। नहीं, मैं नहीं मानता। देखिए, आइसोलेशन का भी मौका नहीं आया। और अगर आप अमेरिकी विदेश मंत्रालय का बयान सुन लें तो वो भी रिकग्नाइज करते हैं जी। देखिए, आप जो पश्चिमी देशों में जो अधिकारी स्तर पर बयान आ रहे हैं या जो वहां के रिस्पॉन्सिबल सेक्शन हैं वो बयान दे रहे हैं, आप उसको संजीदगी से लेंगे, या जो एक तो वो भारतीय मूल के अमेरिकी हैं जो अमेरिका से भी ज्यादा अमेरिकी बन जाते हैं वहां पर जाकर। भारत का नमक तो उनके लिए कोई मायने नहीं रखता, लेकिन अमेरिका का नमक ज्यादा मायने रखता है और वो दिखाना चाहते हैं कि हम अमेरिकियों से भी ज्यादा अमेरिकी हैं। या तो आप उनकी बातों में आ रहे हैं या आप उनके जो छोटे मोटे थिंक टैंक हैं जो अपनी जो लाइन है उसको प्लग कर रहे हैं, आप उनको सुन रहे हैं। मैं तो उनके आधिकारिक जो बयान है मैं उसको देख रहा हूं, पहली बात। दूसरी चीज ये कि भारत को, जैसे मैं आपसे पहले भी कह रहा हूं कि अभी वो शायद टाइम नहीं आया जहां पर भारत को एक स्पष्ट पोजीशन लेनी है। अभी हमारे पास वो स्पेस है, डिप्लोमेटिक स्पेस है कि हम बीच का रास्ता ले सकते हैं। जब वो मौका आएगा तब की तब देखेंगे ना। अभी हम क्यों आगे बढ़ चढ़ के पोजीशन ले, क्यों आगे बढ़ चढ़ के वोट लें? और श्योरली सरकार ने ये सारा का सारा एक उसको तुलना की होगी, उसकी तोल मोल के देखा होगा कि हमको क्या पॉइंट लेना चाहिए। एक चीज और कहता हूं बड़े जल्दी, देखिए, मध्यस्थता तब करनी चाहिए जब आपसे जो लोग लड़ाई कर रहे हैं या जिनके बीच में एक विवाद है वो दोनों आपसे मध्यस्थता की पेशकश करें। ऐसे ही फिर से दोबारा से चौधरी बनने की जरूरत नहीं है कि हम मध्यस्थता करेंगे। आपको मुंह की खानी पड़ेगी जैसे इमरान खान खा चुका है। जी, लेकिन सर चीन और रूस के बीच, चीन और अमेरिका के बीच में, ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में मध्यस्थता कर रहा था। बख्शी साहब, सलीम साहब, जो मध्यस्थता की बात हो रही है, no, just a second. I want to like clarify a small thing. जी, सलीम साहब, मैंने पहले ही कहा था कि सरकार ने पूरा डेलिब्रेट करके एब्सटेन किया होगा। एंड ये कहना कि कोई छुटपुट की किसी की मैंने न्यूज पढ़ी है या कुछ, तो ऐसा नहीं है। मैंने ये नहीं कहा सर। नहीं, लेट मी अश्योर यू दैट आई हैव ब्रेन्स ऑफ माय ओन एंड आई रीड एंड आई कैन एनालाइज द इश्यूज. When I say something here, it is not influenced by somebody who has written something, some blog or some tweet or something. It is not a fickle mind which I possess. So I thought I'll just clarify that to you.
ठीक है सर। बख्शी साहब, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि जो भारत की मध्यस्थता करने की बात हो रही है वो उसके उस बिहाफ से भी हो रही है क्योंकि यूक्रेन की तरफ से अपील की गई थी कि भारत आए बीच में और पुतिन से बात करे। तो क्या भारत इस कदम में है कि मध्यस्थता करके विवाद खत्म करा पाए या करेगा? नहीं साहब, आपको मध्यस्थता करने के पहले टटोलना पड़ेगा कि क्या साहब रूस चाहता है आपकी मध्यस्थता। केवल यूक्रेन के कहने पे आप उचक के सबसे बड़े इंटरलोक्यूटर बन जाएं तो साहब आपको मुंह की खानी पड़ेगी। बिल्कुल सही कहा है लोगों ने। और मैं जरा एक चीज याद दिलाना चाहता हूं कि यूक्रेन आज उसको भारत की मध्यस्थता याद आई जब आफत आई, जब कुछ साल पहले वो पाकिस्तान को T-80 यूडी टैंक बेच रहा था। मैं एमओ डायरेक्टरेट में था, तब हमको उस वक्त हफरा तफरी में T-72 और T-90 टैंक खरीदने पड़े। उसने तो हमारे लिए मुसीबत खड़ी करी पड़ी ना, उसने तो अपने राष्ट्रहित देखे। जब हमारे न्यूक्लियर टेस्ट हुआ वो सैंक्शन के लिए उसने वोट किया। पाकिस्तान का साथ कश्मीर पे यूक्रेन ने दिया, उसने अपने राष्ट्रहित देखे और वैसा किया। पाकिस्तान उसके टैंक खरीद रहा था, उसके और हथियार खरीद रहा था, उसने अपना राष्ट्रहित देखा। आज अनिवार्य है कि हम अपना राष्ट्रहित देखें और राष्ट्रहित सर्वोपरि। जहां रहा सवाल मॉरल क्वेश्चन का कि साहब मॉरली आप गलत क्यों जा रहे हैं, मुझे बताइए। जब चीन हम पे चढ़ आया था, लद्दाख में आक्रामक तेवर दिखा रहा था, हमारे 20 सैनिक मारे, तब क्या अमेरिका ने तटस्थ नीति अपनाई थी या हमारा साथ दिया था? क्या वेस्ट ने तटस्थ नीति अपनाई या हमारा साथ दिया था? सब तटस्थ हो गए। आज वो चाहते हैं कि हम तटस्थ क्यों जी? तब हम भी अपने राष्ट्रहित देख रहे हैं, जैसे आप देख रहे थे। आपने इराक पे हमला किया, बुरी तरह बमबारी करी, बुरी तरह, ठीक है, वो सब जायज है। हाँ। रूस अगर आज वो करता है अपने हितों की रक्षा के लिए, वो बिल्कुल नाजायज है जी। वो तो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है जी। इसे मैं तो ये कहूंगा कि अब इसके चलते रूस ने बहुत सारा जो ठोस इरादा दिखाया था, अब वो बेचारे सारी मीडिया आपके पास इसी बीच कर्नल दुहुन ने और गजेंद्र सिंह साखर ने एक बात कॉमन कही थी, मैं चाहूंगा शहजाद आप उस बारे में रिप्लाई करें कि कहा गया कि सरकार ने विपक्ष से इस मसले को लेकर कोई चर्चा नहीं की। शहजाद तक एक से हमारी आवाज पहुंच नहीं पा रही, वापस कोशिश करेंगे शहजाद से जुड़ने की, लेकिन इसी बीच यूक्रेन रूस का जो युद्ध है वो खत्म कब होगा, संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही है। रूस की सेना कीव पर नियंत्रण करने की कोशिश लगातार कर रही है, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक वीडियो जारी किया और एक बयान दिया कि वो यूक्रेन में ही रहने वाले हैं। वो बयान सुनवा देते हैं, चर्चा पर वापस लौट रहे हैं। Зараз в мережі дуже багато з'явилось фейкової інформації, що, немов я закликаю складати зброю нашу армію і йде евакуація. Значить так, я тут, ніяку зброю ми не складемо, будемо захищати нашу державу, тому що наша зброя – це наша правда. Наша правда в тому, що це наша земля, наша країна, наші діти. तो ये आपने सुना कि जेलेंस्की क्या कह रहे हैं। सरीन साहब, मुझे जरा संक्षेप में समझाइए इसका मतलब क्या हुआ कि एक तरफ तो जेलेंस्की कह रहे हैं, अपने लोगों से अपील कर रहे हैं कि भाई आप आइए और हथियार लीजिए और रूसी सेना का मुकाबला कीजिए। वो अपील कर रहे हैं कि रूसी सेना की गाड़ियां या टैंक जहां जा रहे हो, आम नागरिक सड़कों पर इकट्ठा हो जाए, उनको रोकें। तो इसकी मेरे ख्याल थोड़े से ना वहां पर पोजीशन अभी टोटली क्लियर नहीं है। देखिए, एक तरीका तो इसको देखने का ये है कि जो यूक्रेन की सेना है वो एक लिहाज से बिखर गई है और अब उनको अपनी सुरक्षा के लिए जो आम लोग हैं या जो सिविल मिलिशिया है उसको खड़ा करना पड़ेगा और रूसी सेना के सामने रखना पड़ेगा। लेकिन जो जमीन से रिपोर्ट्स आ रही हैं उससे तो ये लग रहा है कि जो रूस की जो ऑफेंसिव था वो फॉल्टर कर रहा है, वो कहीं ना कहीं अब रुक गया है या बॉक डाउन हो गया है। क्योंकि जिस तरीके का ब्लिट्जक्रीग एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 48-72 घंटों में वो तमाम जो एरियाज जिनको टारगेट कर रहे हैं वो ऑक्यूपाई कर लेंगे, वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा और उनकी काफी कैजुअलिटीज हो रही हैं।
और रूस के लिए अब जो चॉइसेस हैं वो शायद एक तो ये है कि वो और ज्यादा ट्रूप्स को भेजे, डबल डाउन करे। दूसरा चॉइस ये है कि वो पीछे हटे। दोनों केसेस में रूस के लिए मुसीबत और बढ़ने वाली है, क्योंकि जिस तरीके की रेजिस्टेंस हमको अभी जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं उससे नजर आ रही है, ये रूस ने शायद एक्सपेक्ट नहीं किया था, एंटीसिपेट नहीं किया था। और उस रेजिस्टेंस को खत्म करने के लिए उसको और ज्यादा कत्लेआम करना पड़ेगा, और ज्यादा बमबारी करनी पड़ेगी, और उसका जो इम्पैक्ट होगा रूस के ऊपर दुनिया भर में, वो शायद रूस के लिए अच्छा नहीं होगा। जी बिल्कुल। मैं वापस चर्चा पर लौट रहा हूं। जीडी बख्शी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? वापस लौट रहा हूं आपकी बात, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि जो विवाद लगातार चल रहा है, इसी बीच यूक्रेन पर हमले के बाद रूस पर प्रतिबंध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब 6 देश ऐसे हो चुके हैं जिन्होंने अपने हवाई क्षेत्र पर रूस के लिए बैन लगा दिया। ब्रिटेन पहले था, उसमें पोलैंड, बुल्गारिया भी शामिल हो चुका है, एस्टोनिया शामिल हो चुका है और लातविया भी शामिल हो चुका है। उसके अलावा चेक रिपब्लिक भी शामिल हो चुका है, जिसने कि रूस के लिए अपने हवाई क्षेत्र को बैन कर दिया गया। बशीर साहब, अपनी बात आप पूरी करें, इसके साथ साथ बताइए जरा कि इस बैन के इसका क्या कद है, जो पुतिन जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, क्या कोई फर्क पड़ने वाला है? हाँ, इतनी बड़ी सैंक्शन का फर्क नहीं पड़ा, ये बैन का भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैं जरा मिलिट्री सिचुएशन पे बोलना चाहता हूं, जी, क्योंकि एक सैनिक विशेषज्ञ की हैसियत से देखिए, रूस ने एयर सुप्रीमेसी हासिल कर ली ओवर द स्काईज ऑफ यूक्रेन, और फिर उन्होंने एयर असॉल्ट किया था आंतनॉव एयरबेस के ऊपर। ठीक है, आंतनॉव एयरबेस को पकड़ के उसने अपने वहां पे गार्ड्स एयरबोर्न डिवीजन के एलिमेंट्स लैंड किए और सीधा कीव के ऊपर धावा बोल दिया। अब जो है देखिए, नॉर्मली मिलिट्री स्ट्रैटेजी के अंदर जब आप एयर असॉल्ट फोर्सेस भेजते हैं, आपको लैंड लिंकअप करना पड़ता है। लैंड लिंकअप हो रहा था बेलारूस से, जो कि 240 किलोमीटर दूर है। तो ये नॉर्मली अगर आप बड़ी स्पीड पे चले, रेजिस्टेंस ना हो, तो आप कुछ 8-9 घंटों में पहुंच सकते हैं। लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस हो रहा है यूक्रेन का, एंटिसिपेटेड था ये, तो उनका एडवांस स्लो हो गया है। अभी जो खबर आई है लेटेस्ट यूके की डिफेंस मिनिस्ट्री से, जो कि सैटेलाइट से पूरा एडवांस को माप रहे हैं, वो कह रहे हैं 30 किलोमीटर दूर रह गए हैं वो कीव से। मेन हमला ये ग्राउंड ट्रूप्स करेंगे। तो मैंने कल भी कहा था, मैं आज फिर दोहराता हूं, आज की रात और कल का दिन बहुत अहम होंगे, निर्णायक होंगे। बिल्कुल, इसमें वो अपडेट्स भी लगातार हम लोग दिखा रहे हैं सर, जो आपने अपडेट्स बताई। लेकिन इसी बीच मेरे साथ, मेरे ख्याल से शहजाद का कनेक्शन वापस जुड़ चुका है हमारे साथ। शहजाद, जो कुछ पहले मैंने सवाल आपसे किया था, जो आपका कनेक्शन चला गया था, वो ये कि अभी कर्नल दोहन की तरफ से ये बात कही गई, गजेंद्र सिंह साकरा ने भी यही मुद्दा उठाया था कि भाई सरकार जो भी फैसला ले रही है या जो स्टैंड अपना ले रही है वैश्विक पटल पर यूक्रेन या रूस को लेकर के, विपक्ष से कोई चर्चा ही नहीं हो रही। ये फैसले कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी के अधिकार क्षेत्र में है, वहां पर विपक्ष के नेताओं के बैठने का चलन कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया हो तो मुझे बता दीजिएगा कि सीसीएस में विपक्ष के नेताओं को भी बुलाया जाता है। और जो प्रथा इन्होंने फॉलो नहीं की, जो प्रथा है नहीं संवैधानिक अधिकार क्षेत्र के तहत, हाँ, अगर नीतिगत फैसला जब पार्लियामेंट शुरू होती तब लेना होता, तब निश्चित रूप से उनको बुलाते। ये तो परंपरा बीजेपी नहीं अपनाई है, हालांकि कांग्रेस ने इसको नहीं अपनाया है, परंतु जो फैसला एक एग्जीक्यूटिव कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी के डोमेन में है, उसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और गजेंद्र सांकला को बुलाया जाए, ये प्रथा अगर उन्होंने शुरू की हो पास्ट में तो मुझे बता दे। अन्यथा ये बता दे कि ऐसे कौन से उनके फॉरेन पॉलिसी इंटरेस्ट है जो देश से अलग है, एक चुनी हुई सरकार से अलग है, जिसकी वजह से सीसीएस में उनको एक जगह दी जानी चाहिए। उनको मौका, उनका 2024 में मौका नहीं मिलने वाला है, 2029 की तैयारी करे, हो सकता है सीसीएस में जगह मिल जाए। पार्लियामेंट में अगर नीतिगत फैसले की डिसीजंस होंगे तो उनको जरूर बुलाया जाएगा। जब हमने सर्वदलीय बैठक चाइना पे बोली थी और हमने पोजीशन क्लियर किया था, आज भी चीखते हैं कि घुसा था, जमीन कब्जा कर ली, मानते कहाँ हैं? सांकला साहब, सर, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात अरुणाचल प्रदेश का सांसद है तापिये पाओ, उसने ये बात कही है और ये सभी अखबारों ने छापा है, ये लिखा है उन्होंने कि
अरुणाचल प्रदेश के अंदर चाइना अंदर घुस करके 3-4 किलोमीटर तक नहीं, सड़क चीन के का मुद्दे पर निर्माण भी कर चर्चा दिया कर है। लेंगे सर। अभी जो सवाल था वो तो 30 यही था कि जनवरी एक के तरफ सारे सांकला साहब ने जो पेपर कहा के था कि भाई सरकार ने जो 20 किया जनवरी सही के किया, पेपर्स के अंदर लेकिन सांकला साहब ने ये फिर बात सवाल भी लिखी उठाया हुई कि भाई है। हमसे किसी ने पूछा नहीं कुछ करने से पहले, तो हम कहें तो कहें क्या? अरुणाचल ईस्ट से सांसद है तापिर गाओ, उसका बयान है, उसने कहा है लोकसभा का सांसद है, अगर उसकी बात भी सरकार नहीं मानेगी तो जुमलों की सरकार किसकी बात मानेगी ये बता देवे। आप जब सांसद की बात, आप एक काम सांसद कीजिए, आप ऑथेंटिक कोई अपने बात कह सांसदों रहा के है, बयान मानना उसकी शुरू कर बात भी दीजिए। अगर नहीं मानेगी तो किसकी बात मानेगी सरकार? सांकला साहब, हम चीन के सबकी मुद्दे बात पर मानते चर्चा हैं, कर आप लीजिएगा अपने सर। अपने सरकार से सांसदों के आपको सवाल बयान पूछना, आप को किसी भी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। चीन ने कि जब घुसपैठ की बात सामने आई थी तो उसमें भी कई चर्चाएं हुई थी, कांग्रेस के पक्ष को भी सादर आमंत्रित उस वक्त किया गया था, तो अब वो चीजें पुरानी हो चुकी ना, अब आज की चीजों पर बात कर लीजिए। बढ़िया। मैं सवाल तो आपसे सिर्फ ये था सर कि जब सरकार ने जो फैसला लिया, आपने एक तरफ कहा कि हम सरकार के फैसले के साथ हैं, फिर आपने कहा कि हमसे किसी ने पूछा नहीं, तो हम कहते भी तो कहते क्या? पहले कुछ कहा, सरकार ने माना नहीं। कर लेंगे सर। सांकला साहब, सर आवाज पहुंच रही सर आप तक? आपकी आवाज नहीं आनंद जी, जनता की आवाज नहीं आती है। आवाज आ रही है सर आप तक आनंद सांकला जी एक साहब? बार रिपीट करेंगे? नहीं, इनको परिवार की आवाज आएगी, जनता की नहीं आती है भैया। आनंद जी ये रिपीट परिवार करेंगे? की आवाज ही सुनने के आदि है, इनको छोड़ दीजिए। शहजाद वैसे मौका आप- तार लेते हैं सर। शादी करके घर पे आपका भले ही ईयरफोन ड्रॉप नीचे हुआ हो, शहजाद को मौका मिल गया। जिसने शादी करके लुगाई को घर से निकाल दिया वो परिवार के बारे में क्या जाने? परिवार के बारे में वो नहीं, राहुल जानेंगे गांधी की शादी जिसने कब बीवी हुई, मुझे तो बच्चों नहीं को पता। रखा हो। सांकला साहब देखिए, राहुल गांधी पर्सनल का कमेंट के लिए मैंने सर आपको पहले भी आपत्ति जताई थी कि आप पर्सनल कमेंट ना करें तो गरिमा बनी रहेगी। अब दोबारा फिर आप पर्सनल कमेंट करेंगे सर, मजा नहीं आएगा ना। आप शहजाद के ऊपर पर्सनल कमेंट करें, शहजाद आपके लिए कुछ कहें, तो चर्चा अलग तरीके से चली जाएगी सर। रखा हो, बच्चों को पाला हो, पढ़ाया हो, लिखाया हो, देखिए, और जिस औरत की भाषा विधवा और होने ये के इनकी बावजूद समझ। भी हिंदुस्तान अच्छा के सांकला साहब मुझे सारे बताइए, नियमों को, सारी सांकला साहब सर, जब परिवार की बात करेंगे, किसी और की बात करेंगे तो आपसे भी हम लोग जवाब ले लेंगे। मुझे बताइए ना सर, आज की तारीख में जो कि सुशांत सिंह ने भी कहा था कि आप स्पष्ट कर दीजिए कि ऑफिशियल स्टैंड दोनों में से किसका है, आपका या मनीष तिवारी का? सर ऑफिशियल लाइन तो देखो कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिल्ली से जारी होगी, उसको माना जाएगा। ये अब दिल्ली से कोई लाइन तो जारी हुई नहीं सर, उसके बावजूद प्रवक्ता और नेता अपनी बात रख रहे हैं। उस नाते आपको कह रहा हूं सरकार का जो स्टैंड है, हाँ। उस स्टैंड के हम साथ हैं। जल्दबाजी सर में कांग्रेस अभी ना को बयान मुझे नहीं देना अब तक की चाहती 10 बड़ी और खबरें कुछ दर्शकों भी को बतानी ऐसा होंगी। नहीं बिना देना ब्रेक के चाहती। वापस मैं आ रहा हूं, आपके पास 30 से 40 सेकंड का वक्त रहेगा। संभव हो तो हाईकमान से कुछ कंफर्मेशन लीजिएगा कि क्या लाइन हमारी है।